आपको फिलोसॉफ अदिर बाबू ये मत समझिएगा कि मैं भी कांग्रेस में ढुक गया। वहां एक विशेष कारण, मैं आज क्यों इस कार्यक्रम में आया। ये तो कांग्रेस का कार्यक्रम है और मैं कांग्रेसी नहीं हूं, बावजूद इसके मैं आ गया। मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि काफी दोस्त लोग सिलीगुड़ी से भी बैठे हैं यहाँ पर। और अदिर बाबू वैसे अभी इस छोटे से हॉल में बैठे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट में जब ये बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनके अपोजिशन दुश्मन लोग भी बड़े ध्यान देकर सुनते हैं कि ये क्या बोलने वाले हैं, और ये डरते नहीं। हमने देखा है, और सिर्फ देखा ही नहीं, मैं इसलिए भी आया 2017 में यहां पर तो बंद चल रहा था। आप लोग तो जानते हैं बंद का हेड ऑफिस ही दार्जिलिंग है। कहीं भी बंद चाहिए तो दार्जिलिंग से मंगवा सकते हैं लोग, इतना लंबा लंबा बंद यहाँ चलता है। और उस बंद में जब पूरी यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम तहस नहस हो गई तो हम दार्जिलिंग मैंने दिल्ली धरना के लिए गए, और हमारा मकसद था कि हम हर एक एमपी के यहाँ जाएंगे, मिलेंगे। हमने गोरखालैंड को बिल भी तैयार किया था जन आंदोलन पार्टी की बदौलत, और वो हम सब एमपी को देंगे, जिन जिन से मिलेंगे उनको देंगे। काफी सारे एमपी से मिले हम लोग, और एक शाम को हम अदिर बाबू के घर गए। मुझे नहीं मालूम, अभी तो बौदी बैठी है वहां, तो बौदी अपनी छिलन की नाम ही जानी ना। हमारा जो टीम गया तो अदिर बाबू से पहली बार मिल रहा था मैं, लेकिन ऐसा लगा कि अरे इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। एकदम वो जादू वाली झप्पी, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला। और सिर्फ उतना नहीं, उन्होंने बिठाया, पहले पानी पिलाया, उसके बाद मिठाई, रसगुल्ला, सिंगाड़ा, चाय। हम 4-5 लोग गए थे, और उस वक्त उन्होंने एक बात कही जो मैंने बाद में यहाँ कालिम्पोंग में लौटने के बाद सभा में भी कहा, चैनल में भी कहा दोस्तों को। वो बात मैं अभी तक नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा कि 2 मुद्दों पर आप लोगों की हार हुई है। अदिर बाबू आप আপনার মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু এই কথাটা আপনি বলেছিলেন। 2 चीजों का लॉस हुआ आप लोगों का। पहला लॉस कि गोरखा लोग भी पुलिस से डरते हैं, ये आप लोगों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि काफी भागदौड़ हुई थी ना, नेता लोग भी तो भाग गए थे, तो आप लोग भी डरते हैं। पूरा देश समझता था कि गोरखा माने जिसके पास कोई डर नहीं। जैसे जनरल साम मानेकशॉ ने कहा था ना, यदि कोई कहता है कि मैं डरता नहीं हूं तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है, ये कहा था उन्होंने। तो पूरा देश सोचता था कि मैंने गोरखा मैंने कभी नहीं डरती है लोग, लेकिन ये आंदोलन के बाद प्रमाण हो गया कि आप लोग भी पुलिस से डरते हो, 1 नंबर। और 2 नंबर आप लोगों का क्या नुकसान हुआ वो ये कि आप लोगों में भी नेता लोग बिक जाते हैं, बिकाऊ है आप लोग। ये 2 चीज प्रमाण हुआ, ये 2 चीज बहुत बड़ी लॉस है आप लोगों के लिए, अदिर बाबू ने कहा। तो चलिए उस बात को वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक छोटी कार्यक्रम नहीं है। आजकल तो पूरा चैनल से, दूरसंचार से सब जगह जाता है। अगर कोई ऑडियंस ना भी हो तब भी आप बोल सकते हैं, और घर घर में चैनल के मार्फत पहुंच जाता है। और अदिर रंजन बाबू का कालिम्पोंग आना ये एक छोटी बात नहीं है। मुझे दुख इसलिए हुआ, ये पूरा हल खचाखच हो जाना चाहिए था। वैसे पहले ही पारिक साहब कह चुके थे मुझको कि अगर 4 भी आदमी प्रेजेंट हो तो मैं आने वाला हूं, ऐसा कहे थे अदिर बाबू। 4 तो नहीं, काफी लोग कहे, और अभी लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है तो काफी जगह पर लोग देख रहे होंगे इसको। 2 प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त विजय सुंदास जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ की हालत कैसी है, हमने कितना विश्वास किया बीजेपी को, कितने बार ठग गए हम। मोदी जी खुद 2014 में आकर गोरखाओं का सपना, मेरा सपना कहे थे, लेकिन अदिर बाबू सपना देखने के लिए तो सोना चाहिए आदमी को।
और अभी तक सोए हुए हैं, वो जागे नहीं है। भला कब जागेंगे और कब हमारा काम करेंगे, इसका कोई विश्वास तो हमें है नहीं। लेकिन उससे बड़ी बात, आज देश की बात भी कर ले, हमारा अपना बात तो हम करेंगे, लेकिन देश का भी बहुत बड़ा समस्या है। जिस दिशा में देश जा रहा है, अधीर बाबू नहीं आए थे, लेकिन वो सामने एक भाई बैठे हैं, उन्होंने हमें शुरू में ही संविधान का, सबको खड़ा करके संविधान का माने प्रियम्बल हमको दोहराने के लिए कहा। वैसे वो दोहराने की कोई जरूरत नहीं, हम तो माने वही पढ़ करके शिक्षित हुए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialistic, democratic republic and to ensure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, ये सब अब सिर्फ किताब में रह गया है, प्रैक्टिस में ये नहीं हो रहा है। वैसे तो हम विश्वगुरु बनने चले हैं, ऐसे विश्वगुरु बनने चले हैं। अब चैनल में तो हम लोग देखते रहे थे कि 15-15 लाख आने वाला था, पता नहीं कहां चला गया, अदानी के पास चला गया होगा। 2-2 करोड़ रोजगार होने वाले थे। अभी विजय भाई ने भी कहा, शांति दादू ने भी कहा, बहुत मेहनत कष्ट करने के बाद एक लड़के को ग्रेजुएट बनाते हैं परिवार के लोग, तो वो ग्रेजुएट को यहां काम नहीं मिलता। वो या तो दिल्ली जाता है, या तो चेन्नई जाता है, या तो पार्लर खोल लेती है लड़की है, तो लड़का है तो किसी होटल में काम कर लेता है। अच्छा, हम यहां पड़े बड़े, यहां पर वोट दें, यहां का कष्ट सहें, और काम ढूंढने के लिए हम कलकत्ता जाए, माने चेन्नई जाए। ये कैसे लीडरशिप को हम तैयार कर रहे हैं, तो कैसे देश में हम रह रहे हैं। बहुत डरावनी है परिस्थिति। माने मुझे तो लगता है 2024 में अगर देश ने कुछ सही फैसले नहीं किए तो ये संविधान भी नहीं रहेगी, बदल जाएगी संविधान। आप लोगों ने देखा, नया संसद भवन बना, और नया संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री वो क्या लकड़ी लेकर के चल रहे थे, वो तो राजा अपने बेटे को देता है, ये तो राजतंत्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और संविधान माने संसद का गार्जियन तो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को तो इनविटेशन भी नहीं मिला, गई भी नहीं। देखिए, एक तरफ दिखाने के लिए एक महिला को राष्ट्रपति कर दिया, वो भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति कर दिया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन इससे जितना पॉलिटिकल माइलेज लेना था उतना पॉलिटिकल माइलेज मोदी जी ने नहीं लिया। और 30% वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी पास कर दिया, लेकिन बिल लागू होगा 2039 में। सेंसस होना है, रिपोर्ट आना है, उसके बाद वो लागू होगा। इसका मतलब वो भी एक दिखावा है। तो ऐसे दिखावे में माहिर है मोदी सरकार। आजकल तो व्हाट्सएप में बहुत कुछ आता रहता है, मजेदार बातें आती रहती है व्हाट्सएप में। कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप में दिख रहा था, मैं गुजरात में पेट्रोल 57 रुपया लीटर मिल रहा है। 57 माने 97, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। 57 अगर 97 होता है अंग्रेजी में तो बाप भगवान खुदा बचाए हमें ऐसी प्रधानमंत्री से। और एक बार तो ये भी कह दिया कि 600 करोड़ लोगों ने हमें चुना है। वो तो पूरी दुनिया की आबादी बता रहे थे सारे, अपनी देश की तो 140 करोड़ है। तो बड़ा डरावना स्थिति है। हम लोगों ने माने अपनी यहाँ की तो समस्या है, और अधीर बाबू से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। मुझे लगता है अगर इस तरह का वेब, बढ़िया वेब चला, दिसंबर 3 को जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया तो उससे एक वेब सेट होने की संभावना है। वो वेब निकल जाएगी पूरी देश को, यह भी मालूम है। ऐसा हुआ, और कांग्रेस से तो प्रधानमंत्री तो शायद राहुल गांधी बनेंगे। खैर, वो उनकी बात है, इस झमेले में मुझे नहीं पड़ना है। लेकिन हम तो देखते हैं कि ऐसा अगर होता है तो आज जिस मुख्य अतिथि के सामने आप लोग बैठे हैं और मैं बोल रहा हूं, क्या पता कल वो गृह मंत्री हो जाए।
माने संभावना का कोई अंत नहीं। और राजनीति है, ये कोई परीक्षा पास करने की बात तो है नहीं। पब्लिक अगर ठान ले कि हाँ एनफ इज एनफ, जितना झेला हमने बीजेपी को उतना झेला, अब एमए पास करके पीएचडी करने के बाद हम पकौड़े तलने के लिए नहीं जाएंगे, हम नौकरी मांगेंगे और नौकरी उसको देना है, और हम कॉर्पोरेट के कठपुतली की तरह नहीं जिएंगे। अभी तो देखिए महुआ मैत्र पर क्या हो रहा है, वो एक माने जोरदार हिसाब से पार्लियामेंट में बात उठाती थी, चैलेंज करती थी, माने अदानी को लेकर सवाल खड़ी करती थी, तो उनके पीछे भी लगा दिया एक आदमी। अब ये क्या, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे का जब मैं भाषण सुन रहा था, माने फर्स्ट स्पीच लास्ट पार्लियामेंट में, तो मुझे लगा कैसे कैसे लोग पार्लियामेंट में चले आते हैं। ये जिस भाषा में बोल रहे हैं, और वो एक दूसरा आदमी भी था जिसने माने गाली दिया एक कांग्रेस की बिदुड़ी, रमेश बिदुड़ी था ना, रमेश बिदुड़ी। माने ये नौबत आ गई कि कालिम्पोंग के मोटर स्टैंड में भी इससे बढ़िया भाषा में, श्लील भाषा में लोग बात करते हैं। पार्लियामेंट में एक आदमी ऐसा कर रहा है, चुप कर तू, क्या माने क्या क्या नहीं कहा। माने ये तो जो संकेत दे रहा है, ये देश की संसद का उतना भविष्य नहीं है जैसा लगता है, जिस तरह से बात कर रहे हैं। तो महुआ बोल रही थी, उसको बंद कर दिया। संजय सिंह बोल रहा था, उसको भी ईडी लगा दिया। और अच्छा काम कर रहे थे मनीष सिसोदिया, उनको भी जेल भेज दिया। न जाने कितने लोग अभी जेल में जो अच्छे काम करना चाहते हैं, सरकार को क्वेश्चन करना चाहते हैं। और यही तो है प्रजातंत्र, टू आस्क क्वेश्चन ट्रूथ टू पावर। सत्य बात अगर आप सत्ता को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। और ये न्यूज चैनल सब बिका हुआ है, कोई न्यूज चैनल, अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे, मैं रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूज चैनल देखेंगे तो, टीवी देखेंगे तो देखिए, लेकिन सिनेमा देखिए, मनोरंजन का कार्यक्रम देखिए, लेकिन न्यूज मत देखिए। वो न्यूज, वो एक दूसरा माने अभी वर्तमान सरकार का प्रचार समिति है वो न्यूज चैनल, वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर प्रजातंत्र की हत्या कोई कर रहा है तो आज का न्यूज़पेपर कर रहा है, न्यूज चैनल कर रहा है, इसलिए इसको मत देखिए। माने न्यूज चैनल अपोजिशन से क्वेश्चन करता है, जबकि उसका काम है रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करना। अरे अगर नेहरू को जब आजादी मिली और 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, तब अगर नेहरू कहते कि क्या करें, सब तो अंग्रेज ने ले गए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये रोना रोते तो ना 5 ईयर प्लान होता, ना ये सब डैम होता, ना एम्स होता। जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम हुए 2 बार में नेहरू के समय में, अगर उस वक्त अगर मोदी जी या इनकी पार्टी होती तो अब तक तो देश शायद बिक चुका होता, हम स्वाधीन देश नहीं रहते। इतना सब होने के बाद उस दिन मैं देख रहा था जब अधीर चौधरी बाबू ने, कांग्रेस ने क्या क्या किया पार्लियामेंट में, वो लिस्ट बताए उन्होंने, ये डैम वगैरह सब उन्होंने लिस्ट बताया, लेकिन सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो जय श्री राम ही चलेगा। अरे श्री राम का जय बोलना है तो राम पढ़ो ही, समझो भी राम क्या चीज है। हम क्या हिंदू 2014 के बाद हुए? हमारे दादा परदादा सब हिंदू थे। और अगर कोई हिंदू है और हिंदू का कोई दुश्मन है तो अभी मुझे लगता है सबसे बड़ी दुश्मनी हिंदू का भाजपा ही है, जो ये धर्म को डिमीन कर रहा है। मैं भी जनेऊधारी क्षत्रिय हूं, सुबह सुबह गायत्री पाठ कर लेता हूं, लेकिन जब से ये लोग दिख गए और इन्होंने धर्म को जिस तरह से दुरुपयोग किया, मैंने जनेऊ निकाल कर रख दी। भाई अब कोई दरकार नहीं है, घट घट में बसते हैं राम, अगर राम है तो अंदर है, बाहर जो राम है वो तो राजनीति है, राम नहीं है। तो इससे बचिए। ऐसे ही नहीं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। लोगों को भांग पिला पिला करके, अभी माने व्हाट्सएप में दिखते हैं ना, माने पत्रकार लोग, कोई अच्छे पत्रकार भी है, पूछ लेते हैं ना आप क्यों वोट देंगे फलां पार्टी को, तो कहते कोई कारण नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रिपोर्टर कहता है एक अच्छा काम बताइए, बता नहीं सकते, लेकिन कहते नहीं अच्छा काम कर रहा है। अरे एक तो बताइए,
बता नहीं सकते, लेकिन कहते रहते कि अच्छा काम कर रहा है। एक ने तो यहां तक भी कह दिया कि आप उसको अंधभक्त समझ लीजिए, ये कहकर पीछा छुड़ाया एक ने। तो ये हालत है। अभी हमें दार्जिलिंग को तो बचाना है ही। कांग्रेस पार्टी अभी सिक्किम से जो सिक्किम के अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने कहा कि नेपाली भाषा का मान्यता कांग्रेस पार्टी के अमल में हुआ। डीजीएससी कांग्रेस ने किया, जीटीए कांग्रेस ने किया। हम यहाँ रीजनल पार्टी लेकर चलते हैं, रीजनल पार्टी करते हैं, लेकिन हमें यह देखना जरूरी है कि कौन रीजनल पार्टी, माने किस नेशनल पार्टी उस रीजनल पार्टी की एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाती है, उसी के साथ हमें जाना होगा। ये गलती हम बार बार दोहरा रहे, जिसके कारण आज ये हालात है दार्जिलिंग का। वरना इतना बढ़िया जगह, इतना सुंदर, माने दार्जिलिंग को प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक गुरुजी, माने जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे गाइड लंदन गए थे, तो उन्होंने आकर क्या बताया मुझे, अरे हरका मैं तो अचंभे में पड़ गया, क्योंकि फ्रांस गए थे तो फ्रांस में एक कैफे में गए तो कैफे वाला पूछता है, डू यू वांट दार्जिलिंग, क्या तुम दार्जिलिंग चाहते हो? तो अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? माने उसको समझ में नहीं आया। बाद में पता चला क्या तुम दार्जिलिंग चाहते हो का मतलब था क्या तुम दार्जिलिंग की चाय चाहते हो। सो इट्स ऑलरेडी अ ब्रांड नेम, देयर इज नो नीड टू फर्दर एडवर्टाइज अबाउट इट। इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि सुनना है अधीर बाबू। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी लोग यहां पर आप लोग उपस्थित हैं, अधीर रंजन चौधरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स टुडे। आज के दिन में अधीर रंजन चौधरी माने एक प्रोटेस्ट का नाम है, एक ट्रूथ का नाम है, एक बोल्डनेस का नाम है, और एक होप भी है अधीर रंजन चौधरी। तो इसलिए वे जब यहां आए हैं तो हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अधीर बाबू दार्जिलिंग को बहुत ठगा है लोगों ने। कांग्रेस के बाद जब भाजपा आई, माने कितने कितने आश्वासन दिए गए। 2016 का इलेक्शन था बंगाल का, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी डुवर्स में आए हुए थे भाषण करने। 9 अप्रैल 2016, मुझे अभी भी मालूम है, तो नगरकट्टा से उन्होंने कहा था कि जितने भी माने लेफ्ट आउट गोरखा जाति हैं, 11 जनजाति हैं, उनका फाइल रेडी है, मेरे टेबल पर है, और ये फाइल मेरे लौटते ही ये पास हो जाएगा, मैं कर दूंगा। और उसको सेकंड किया था किरण रिजिजू, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। उन्होंने भी कहा, अब उन्होंने जिसको कहा वो रोशन गिरी और विनय तामांग दार्जिलिंग में है, उनको कहा, ये उन्होंने कहा जनसभा में। लेकिन जब हम 18 में दिल्ली गए 2018 में, और कंट्रोलर रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई के ऑफिस में गए, तो वहां पता चला कि 2003 का जो क्राइटेरिया है जनजाति का, उसमें कुछ अमेंडमेंट मांगा था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से आरजीआई ने, वो कभी नहीं आया, अमेंड नहीं किया। अमेंड नहीं किया तो ये 11 लोगों को, 11 जनजातियों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं एज ट्राइबल, लिखा हो। माने ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने, होम माने आरजीआई ने ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को लिखा था चिट्ठी में। अभी तक नहीं हुआ अमेंडमेंट नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी उसी पर चल रहा है कि हम करेंगे, हम करेंगे। अरे भाई, अगर करते हो तो पहले वो अमेंडमेंट लाओ, उसके बाद करो। तो अधीर बाबू, हम इतना कहना चाहते हैं, जो संभव है दार्जिलिंग को लेकर, डीजीएससी में पूरा ऑटोनॉमी नहीं था, जीटीए में कुछ डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं हुए, उस तरह का ऑटोनॉमी नहीं, लॉ मेकिंग पावर नहीं है उसमें, माइनर डिसीजंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। इन सब को डाल करके यूनियन टेरिटोरी तरह का कुछ ऐसा चीज जिससे कम से कम दार्जिलिंग का हेड ऑफिस दार्जिलिंग में ही हो, कलकत्ता दौड़ना ना पड़े, इस तरह का कुछ बनाएंगे आप लोग। अगर आप लोग जीत कर आएंगे तो हम भी धड़ल्ले से आप लोगों के पीछे निकलेंगे और नारा लगाएंगे, लेकिन जयश्रीराम नहीं कहेंगे। और
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप आए हैं तो काफी एक्सपेक्टेशन से, काफी लोग यहाँ नहीं आए, ये अलग बात है। जैसे मैं ये आ गया, ये पहनूं कि निकालूं ऐसा मैंने लगा मुझे, क्योंकि अब प्रेस बैठा है तो कल सिर्फ ये हाथ खींचेगा और हरकत आदमी क्षेत्र वो चला गया उधर कांग्रेस में बोलेगा। लेकिन ये आदमी का या पार्टी का एक दूसरे की तरफ जाने की बात नहीं, ये विचारों का एक दूसरे की तरफ कहां तक हम सहमत रह सकते हैं, कहां तक हम इकट्ठे बैठकर काम कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक हम ले जा सकते हैं किसी मुद्दे को, इस पर हमें चर्चा करना है। और फॉर दैट नोबडी कैन बी बेटर देन अधीर रंजन चौधरी। आपको फिर एक बार स्वागत, धन्यवाद।